गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। मैं पंकज जांगड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो होगा, कुछ बच्चों की एडवाइस आई थी, कह रहे थे कि सर एरर्स जो हैं ये एयरफोर्स नेवी के हिसाब की किताब के हैं, तो कुछ एडवांस भी कराओ। तो एसएससी सीजीएल मेंस लेवल के कुछ एरर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप इनको देख लो, वीडियो को पॉज कर लो अच्छे से और एक बार सोल्व करने की कोशिश करो। टेंस के बेस पे ये एरर सारे, ये सारे के सारे जो एरर हैं ये टेंस के बेस पे हैं, किसी दूसरे बेस पे नहीं है। जो कंडीशनल सेंटेंस और टेंस मैंने पढ़ाए थे उन्हीं में कुछ मैंने सेलेक्ट करके अलग से लिखे हैं प्यारे बच्चों। पहले एरर को देखते हैं जल्दी से, आ जाइए। देखिए सेंटेंस के अंदर देखो क्या है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years yet I have not scored a century। कहता है हालांकि मैं 3 साल से ज्यादा समय से क्रिकेट खेल रहा हूं, कहता है लेकिन फिर भी मैंने एक बार भी एक सेंचुरी भी नहीं मारी है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में देखो एक बात बता देता हूं मैं आपको। एक नॉर्मल जो सेंटेंस होता है, मैं यहां लिखता हूं, आपको आई होप दिख रहा होगा, इसको मिटा देते हैं। एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, अरे हाँ या ना, हाँ जी होता है। फिर उसके बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होती है, बिल्कुल होती है। उसके बाद फिर मेन वर्ब होती है, बिल्कुल होती है। ये ऑब्जेक्ट आए तो आए, ना आए तो मत आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। प्यारे बच्चों सेंटेंस के बीच में एक प्लस का बड़ा सा साइन लगा देता हूं ताकि आप समझ जाओ कि ये क्या है। आप कहोगे प्लस का मतलब तो जोड़ना, और जोड़ने का मतलब कंजंक्शन। प्यारे बच्चों जी हाँ, वो कंजंक्शन का काम करता है, तो कंजंक्शन है ये। और कंजंक्शन जब भी आएगा सेंटेंस को जोड़ेगा तो दोबारा से सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट आए ना आए हमें कोई लेना देना नहीं है। तो प्यारे बच्चों अपना जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है, जेन्युइन स्ट्रक्चर, वो ये होता है। और अगर आपको छोटी सी शब्दों में याद रखना है तो इसको ऐसे याद कर लो, SVO प्लस में SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हो तो ठीक, ना हो तो ठीक है। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से सुनना, इस सेंटेंस के अंदर अगर देखा जाए पूरे सेंटेंस में कितने टोटल क्लोज हैं, क्लोज समझ गए ना, नाम लेते क्लोज, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आप कहोगे सर 2 पार्ट हैं, कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। एक तो कौन सा है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, एक तो ये सेंटेंस है, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा सेंटेंस है यट आई हैव नॉट स्कोर्ड ए सेंचुरी, एक तो ये सेंटेंस है। 2 है, हाँ जी बिल्कुल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग पहचान होती है, बिल्कुल होती है। तो आप एक बात बताओ, 2 पार्ट है सेंटेंस को, देखो ये जो बीच में जो मैंने स्लैश लगा रखे हैं, प्यारे बच्चों जब भी एरर आते हैं तो स्लैश को भूल जाया करो। आप ये मान लिया करो स्लैश लगे ही नहीं है, ऐसे इग्नोर कर दिया करो जैसे है ही नहीं। ठीक है, एक बात तो ये याद रखनी है आपको। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जैसे मान लो सपोज करो मैं इस स्लैश को हटा देता हूं, बाद में हम स्लैश को दोबारा से लगा लेंगे ताकि समझना अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो प्यारे बच्चों एक तो सेंटेंस अपना ये है, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, और दूसरा है यट आई हैव नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी। याद रखना प्यारे बच्चों, जिस भी सेंटेंस में यट आएगा, देखो मैंने क्या कहा, जिस भी सेंटेंस में यट आएगा उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट आता है। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये बात भूलना नहीं है, छोटी छोटी बातें आगे लिख के चलेंगे आपको। किसके आएगा, जिस सेंटेंस में यट आए, रिसेंटली आए, लेटली आए, ठीक है, उसके अलावा आपको सो फार आए, सो फार टुडे आए, प्रेजेंटली आए, इस प्रकार के सेंटेंस में, या ऑलरेडी आ जाए, उस प्रकार के सेंटेंस में आपको हमेशा किसका यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का। मतलब यट आने से प्रेजेंट परफेक्ट आया कि नहीं आया। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी पता होना चाहिए क्योंकि टेंस बहुत अच्छे से बता रखे हैं। है जाओ के बाद थर्ड फॉर्म, है जाओ के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में है जाओ के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव आया, आया, थर्ड फॉर्म आई, आया। मतलब ये इस साइड का सेंटेंस बिल्कुल सही है। मतलब गलती कहां हो सकती है, पहले वाले पार्ट में। देख लेते हैं जल्दी से गलती कहां होगी, ये आपको दिख भी रहा होगा। अब सेंटेंस क्या हो गया, इजी हो गया। मतलब सेंटेंस को यहां तक पढ़ो, आगे का मत पढ़ो क्योंकि आगे का हम सोल्व कर चुके। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो आगे देख लेते हैं। इस सेंटेंस में देखो क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो तो 4 more than, देखो क्या है, 4 more than 3 years आया। और आपको मैंने बता रखा है जिस भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम आए, क्या है, सिंस और फॉर के बाद टाइम आए, उस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो सिंस या 4 में से कोई एक आया, आप कहोगे हाँ सर 4 आया है। उसके बाद टाइम आया सर, आप कहोगे सर बिल्कुल 3 years आया है। अब एक बात बताओ, 3 years के लिए सिंस आता है, 4 आता है, आप कहोगे सर 4 ही आता है, सिंस नहीं आता। मतलब इस पार्ट में भी कोई गलती नहीं है। मतलब 4 भी अपनी जगह सही है, 3 years भी अपनी जगह सही है। इसका मतलब गलती होने के चांस यहां हो सकते हैं। प्यारे बच्चों देखो यहां पर कौन सा टेंस लिखा है इसने, आप कहोगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस लिखा है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा है। और आना कौन सा चाहिए, आप कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बढ़ा दो, क्या आता है अभी मैं लिख के दिखा देता हूं। मैंने कहा हैज, सॉरी आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। मैंने लिखा हैव
आई हैव फिर बीन लगाया और प्लेइंग तो पहले से ही था ही, तो हमने वहां से कट करके यहां लिख दिया, सेंटेंस अपना सही हो चुका। क्या लिखा मैंने? ऑल्दो, हालांकि, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, हालांकि मैं 3 साल से ज्यादा समय से क्रिकेट खेल रहा हूं। यट, यट का मतलब फिर भी, यट माने फिर भी, ऑल्दो माने हालांकि। ये छोटे छोटे बातें पता होनी चाहिए, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। ऑल्दो माने हालांकि, यट मींस फिर भी। कहता है हालांकि मैं 3 साल से ज्यादा समय से क्रिकेट खेल रहा हूं, फिर भी मैंने एक भी सेंचुरी नहीं बनाई है। तो प्यारे बच्चों, यट जिस वाक्य में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, मतलब सेंटेंस इस साइड का तो सही था। फिर फॉर मोर देन 3 years आएगा, मतलब इस साइड में भी कोई गलती हमें नजर नहीं आ रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years, तो 4 देखते दिमाग में आया, आप खुश हो गए बिल्कुल। 4 देखते ही क्या आया आपके दिमाग में कि सिंस और 4 जब भी आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्यारे बच्चों जरूर आता है। बात समझ गई? मैंने क्या कहा? सिंस या 4 देखते ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग हम लोग डेफिनेटली करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस आई हो आपको समझ में आ गया होगा। एक बात आपको याद रखनी है, आपको हमेशा एलिमिनेशन थ्योरी लगानी है। एलिमिनेशन थ्योरी का मतलब देखो, मान लो ये मैंने आपको ए पार्ट बोला था, आप कहोगे यस सर ए पार्ट था। ये मैंने कहा था बी पार्ट, आप कहोगे यस सर बी पार्ट था। ये मैंने कहा था सी पार्ट बिल्कुल, और ये नो एरर था, हाँ जी ये डी पार्ट था। तो ये सी था, ये बी था और ये ए था। प्यारे बच्चों, कोशिश करना है कि मान लो 4 ऑप्शन में से, देखो बहुत कम चांस होते हैं नो एरर आने के। मैंने ये नहीं कहा नो एरर नहीं आ सकता, नो एरर सेंटेंस हो सकता है, सेंटेंस एरर फ्री हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो एरर फ्री नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। तो उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर क्या हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो मतलब इस पार्ट को भूल जाओ। अब अपने पास 3 ऑप्शन है, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी आपके पास जो 3 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, सेंटेंस में आप देखोगे तो आपने देखा कि ये सेंटेंस एरर फ्री है, क्योंकि 4 जो अपनी जगह सही है, हाँ जी है जाओगे बात थर्ड फॉर्म में आई भाई। अगर मान लो इन दोनों में कोई गलती नहीं है और आपको लगता है कि इसमें कोई गलती आपको पता नहीं चल रहा, फिर भी आप इसमें एलिमिनेट करके इसके पार्ट को आप एरर फ्री कर सकते हो। इस पार्ट को क्या कर सकते हो? एरर फ्री कर सकते हो। प्यारे बच्चों याद रखना। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस पे लेके चलता हूं, तब तक आप होल्ड रखो। अगला जो सेंटेंस है इसको ध्यान से पढ़ना, और सेंटेंस को पढ़ के आप मेरे को बताओ इसमें क्या गलती हो सकती है। तब तक मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, ताकि अपने पास जगह बन जाए कुछ चीज लिखने की। बोर्ड छोटा होता है, यही दिक्कत होती है ऑनलाइन पढ़ाने में। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। सेकेंड सेंटेंस, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली। अर्ली की स्पेलिंग मिस्टेक है, EARLY, अर्ली, इन द मॉर्निंग। कहता है मुझे नहीं पता इतनी जल्दी वो कहां जा सकता है, कहां चला गया था। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे नहीं पता इतनी जल्दी वह कहां गया था। प्यारे बच्चों, 2 बातें ध्यान से सुनना। एक तो ये भी हो सकता है कि मुझे नहीं पता वो है इतनी जल्दी कहां गया था। देखो आपके पापा बैठे हैं, आपसे पूछेगा अरे कहां गया था, तो आप कहोगे वो, या फिर आपकी मम्मी बोलती है कि भाई मुझे तो नहीं पता वो सुबह सुबह कहां गया था। तो प्रेजेंट की बात को कंटिन्यूअस से, प्रेजेंट की बात को आप पास्ट से कोरिलेट कर रहे हो। कल मैंने बताया था कि प्रेजेंट जो है, कल मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट होता है ये किसके साथ आ सकता है? फ्यूचर के साथ। और फ्यूचर किसके साथ आ सकता है? प्रेजेंट के साथ। मतलब ये इनका आपस में कोरिलेशन होता है, ये आपस में इनकी जो बॉन्डिंग है, एग्रीमेंट है, वो हो रखा है कि भाई मैं जब आऊं तब ये आ सकता है, ये जब आई जब ये आ सकता है, कोई इश्यू नहीं। और अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन भाई साहब इन्होंने लठ बजा रखे हैं। लेकिन कुछ पार्ट, कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे ये सेंटेंस है, इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट के साथ पास्ट भी आया है, जो कि लिखना बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो इस सेंटेंस में कुछ और गलती है। आप कहोगे सर ये तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या है कब क्या नहीं है। भाई एक बात बताओ, आप थोड़ी सी सोचो। देखो लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं टेक्निकली कि हर जगह रूल लगेगा, हर जगह आपका वो लगेगा। कुछ कॉमन सेंस भी होती है। मैंने आपको एक बात बताई, अभी आपको बताता हूं छोटी सी बात, आप समझना। मैंने सपोज करो आपको एक बात बोली कि ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जो कल पार्क में बैठा था। मैंने क्या कहा? ये वही लड़का है जो कल पार्क में बैठा था। प्यारे बच्चों आप कहोगे कि सर आप बोल तो ये रहे हो कि ये वही लड़का है जो कल पार्क में बैठा था। अब देखो हिंदी के अंदर भी आप दोनों सेंटेंस को साथ लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बिल्कुल आप कहोगे सर। तो जब कभी भी पास्ट की बात को प्रेजेंट में वर्णित करना हो, क्या बोला मैंने? पास्ट की बात को प्रेजेंट में वर्णित करना हो, डिस्क्राइब करना हो, डिस्क्रिप्शन देना हो, तो प्यारे बच्चों उस जगह पे प्रेजेंट और पास्ट साथ साथ आ सकते हैं। बात समझ में आई? मतलब लिखा गया सेंटेंस अपने इस वाले रूल के हिसाब से तो है सही।
अब बात करते हैं कि और क्या गलती हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, अभी दूसरी बात समझनी है आपको, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं क्या कहता हूं कि टेंस के पार्ट में मैं आपको बहुत सारी बातें बता दूंगा जो आपको वही चीजें आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आएंगी, वही आपके क्वेश्चन टैग में काम आएंगे, वही नरेशन में आएंगे, वही वॉइस में आएंगी, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा चीजें बाद में ना पढ़नी पड़े, थोड़ी थोड़ी बातें यही पढ़ लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। प्यारे बच्चों देखो, एक बात बताओ, इस सेंटेंस के को पढ़ के कि इस सेंटेंस के एंड में कोई भी साइन ऑफ इंटरोगेशन है या फुल स्टॉप है। देखो मैं फुल स्टॉप लगा ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो साइन ऑफ इंटरोगेशन है कि फुल स्टॉप है? आप कहोगे सर फुल स्टॉप है, साइन ऑफ इंटरोगेशन तो नहीं है। प्यारे बच्चों ये याद रखना, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। मैंने नहीं लगा रखा ताकि मैं आपको समझाऊं आपको। जैसे ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन है या नहीं है, इस चीज का बहुत मायना रखता है, इस चीज का वैल्यू है। प्यारे बच्चों वो क्या वैल्यू है मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, हाँ या ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब, और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। ये सेंटेंस कैसा है? आप कहोगे सर सिंपल है। फिर मैंने कहा इंटरोगेटिव कैसे लिखें? आप कहोगे सर बड़ा इजी है, हमने बचपन से पढ़ रखा है, आप तो बता के टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। कैसे? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख देंगे। क्या बोला मैंने? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को तो लिखा मैंने आगे और सब्जेक्ट को लिख दिया मैंने पीछे। यही काम किया, देखो दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। क्या किया? आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, इनकी जगह बदल दी। तो जब भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख दो, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों जैसे ही लिखेंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। देखो साइन ऑफ इंटरोगेशन केवल तभी आएगा जब सेंटेंस कैसा हो? इंटरोगेटिव। साइन ऑफ इंटरोगेशन तभी आएगा जब सेंटेंस कैसा हो? इंटरोगेटिव। इस सेंटेंस को पढ़ के आप ये बताओ कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो क्या है? आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन मोडाल है, हमें दिख रहा है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब क्या होते हैं? मोडाल होते हैं। आप कहोगे सर ये मोडाल है और ये सब्जेक्ट, हाँ या ना? बिल्कुल। ये तो आपका सपोज करो हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं और ये सब्जेक्ट मान लेते हैं है एक्चुअल में मोडाल, लेकिन हेल्प ही कर रहे एक तरीके की इसकी। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से आगे आएगी तो आपको पता है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन आना चाहिए था, लेकिन साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आया, फुल स्टॉप आया। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? ये सिंपल होना चाहिए। लिख कैसे दिया? इंटरोगेटिव के जैसा। मैंने क्या कहा? सेंटेंस दिख तो कैसे रहा है? इंटरोगेटिव के जैसा, लेकिन फुल स्टॉप है, इसका मतलब है कैसा? ये सिंपल। तो सिंपल है नहीं, बनाना पड़ेगा। बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए इसको आगे लिख देंगे, बस इतना काम करना है। याद रखना है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है कि सिंपल है। तो सेंटेंस सही कैसे लिखेंगे? वेयर ही कुड हैव गॉन, वेयर ही कुड हैव गॉन, ये सही है सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो वेहर है ये प्रश्नवाचक होगा, तो प्रश्नवाचक होगा तो कुड आगे तो आना चाहिए था। प्यारे बच्चों ये प्रश्नवाचक नहीं है। आपको इंटरोगेटिव जो वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वो नहीं है, उनके अंदर नहीं आता। तो आपको कहोगे सर किस में आता है? ये फिलहाल कंजंक्शन का काम कर रहा है। प्यारे बच्चों किसका काम कर रहा है? ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। मैं आपको आज ये सब चीज नहीं बताना चाहता क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये पूरा सेंटेंस है, आप कहोगे जी हाँ जी है। ये पूरा सेंटेंस है, आप कहोगे जी बिल्कुल है। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करेगा? आप कहोगे सर कंजंक्शन, और कंजंक्शन कौन है? वेयर। तो आप कहोगे सर क्या? व्हाट, हु, हुम, विच, वेयर, व्हाई, हाउ, ये कंजंक्शन भी बन सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल ये कंजंक्शन भी होते हैं। जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये कंजंक्शन होते हैं, और ये सेंटेंस के आगे आते हैं तो ये इंटरोगेटिव बन जाते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड बन जाते हैं। बात समझ भाई? जब इनकी हिंदी जैसे शुरू हो, जैसे जहां, जब, जो, जैसे, अगर इनकी हिंदी ऐसे हो तो ये होते हैं कंजंक्शन। और ये इनकी हिंदी निकले कैसे, जैसे कब, कैसे, क्यों, कहां, किधर, तो ये इसकी तब ये होगा कैसा? क्वेश्चन वर्ड होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये फिलहाल क्या है? ये कंजंक्शन है, क्योंकि इसकी हिंदी क्या है? जहां। मुझे नहीं पता जहां वह गया था इतनी सुबह सुबह, या फिर अगर इसकी हिंदी कै भी कहां से भी निकल रही कि वह कहां गया था, तो भी आपका ये कंजंक्शन का ही काम करेगा। अगर ये कहां निकल रहा है तो भी कंजंक्शन का काम करेगा। ये कंफ्यूज हो जाओगे अभी इस चीज को सुन के, क्योंकि नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज का चक्कर हो जाता है। ठीक है, तो क्लोज पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल बस इतना याद रखो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखना है सिंपल से सिंपल तरीके से, क्योंकि मैंने कहा था सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। मैं खुद कॉम्प्लिकेट करता जा रहा था, आपको उलझाना नहीं है, समझाना है कि जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा तो
डेफिनेटली वो किसका काम करेगा? कंजंक्शन का। और कंजंक्शन का बाद देखो, कंजंक्शन का काम करेगा तो कंजंक्शन के बाद किसका यूज होता है? अरे प्यारे बच्चों बोलो ना, आप कहोगे सर सब्जेक्ट। कंजंक्शन के बाद हमेशा किसका यूज होता है? आप कहोगे सब्जेक्ट का। लेकिन ये क्या था? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या था? सब्जेक्ट। तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, मतलब गलती यहां है, ही पहले आना चाहिए था, कुड बाद में आना चाहिए था। बड़े ही इजी तरीके से मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, काफी स्पेस बन गया, अब हम ऊपर वाली दोनों चीजें मिटा देते हैं, ऐसे करके सारा बोर्ड मिटा देंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। इट इज हाई टाइम यू शुड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम योर होम नाउ। कहता है ये सही समय है। इट इज हाई टाइम का मतलब उचित समय है। एक वर्ड होता है हाई को, हाई का मतलब यहां पर ऊंचा नहीं है, हाई का मतलब है उचित समय, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। इसी को राइप कहते हैं, RIP। इट इज राइप टाइम, राइट नहीं, RIP, राइप। राइट भी होता है सही समय, लेकिन राइप भी कहते हैं। तो ये राइप राइट सब एक ही होते हैं। तो आपके जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको इस टाइप के सेंटेंस जरूर मिलते हैं। दिस इज द राइट टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू टेक सम एक्शंस अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, इस टाइप की बातें उसमें लिखते हैं। तो राइप का मतलब क्या होता है? सही समय, उचित समय। तो देखो ध्यान से सुनो, इसको मैं मिटा देता हूं। कहता है इट इज राइप टाइम, इट इज हाई टाइम। तो प्यारे बच्चों जब भी किसी सेंटेंस की में इट इज हाई टाइम, देखो क्या क्या आ जाए? इट इज हाई टाइम आ जाए, हाई के बाद गुड आ जाए, जैसे इट इज गुड टाइम आ जाए, या कैसा भी टाइम आ जाए, इट इज बैड टाइम, इट इज फेवरेबल टाइम, गुड की बजाय फेवरेबल आ जाए, मतलब इस पर फेवरेबल। इस प्रकार की जब भी बातें होंगी तो सेंटेंस में याद रखना प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट आएगा। कौन आएगा? सब्जेक्ट। ये HSSC के पेपर के अंदर आया था, यही का यही क्वेश्चन ग्राम सचिव के अंदर, एग्जैक्ट ये का ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपके ग्राम सचिव के पेपर में आया था कि इट इज हाई टाइम के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद प्यारे बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इस बात को भूलना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज हाई टाइम, ये सही समय है। यू शुड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम योर होम नाउ, आपको अपने घर से ही काम शुरू कर देना चाहिए। देखो ये सही समय है, घर से ही काम शुरू कर दो। बाट मत देखो, वेट मत करो बिल्कुल भी कि कब कौन आदमी काम धंधा शुरू करेगा तब हम जाके काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यू शुड स्टार्ट जो आया है ये गलत आया है। क्या बोला मैंने? यू शुड स्टार्ट जो लिखा है मैंने ये गलत लिखा है। इसकी जगह क्या आएगा भाई? इसकी जगह सेकंड फॉर्म आएगी। तो शुड स्टार्ट कटा के स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सेकंड फॉर्म होगी स्टार्टेड। तो सेंटेंस सही क्या होगा? यू शुड स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम योर होम नाउ, यू शुड वर्किंग स्टार्टेड फ्रॉम योर होम नाउ, ये सेंटेंस लिखा गया बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं थर्ड सेंटेंस को लेके। आप कहोगे सर ये भी तो वर्ब बच गई, इसका क्या करें? प्यारे बच्चों दो टाइप की वर्ब आती है। एक तो वर्ब जो होती है ये दो टाइप की होती है जनरली, तो दो ही होती हैं। कुछ किताब, कुछ राइटर्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, अपने आप को ज्यादा अच्छा पेश करने के लिए, दूसरों से अलग दिखाने के लिए उसके 50 तरीके बना देते हैं, बच्चों को उसी में गोल गोल में कंफ्यूज कर देते हैं, खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपलेस्ट वे में समझ लो, दो टाइप की ही वर्ब होती है जनरली, तो एक फाइनाइट और दूसरी प्यारे बच्चों नॉन फाइनाइट। एक तो फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट। ये जब वर्ब का चैप्टर पढ़ाएंगे बड़े अच्छे से बताएंगे फाइनाइट कौन सी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट कौन सी होती है, ट्रांजिटिव कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, सब बड़े अच्छे से बताएंगे। जेरेंड क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, सब चीजों को बड़ा अच्छे से हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। बस फिलहाल आप बने रहो। फिलहाल बात करते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होंगे। प्यारे बच्चों जिनके अंत में ING आ जाए, ED आ जाए, उनसे पहले टू आ जाए, उस टाइप की जो भी वर्ब होंगे सब क्या होंगे नॉन फाइनाइट। मतलब आपको नॉन फाइनाइट वर्ब को देखना ही नहीं है, अपना मेन काम टेंस में किसका है, फाइनाइट वर्ब का। जिनके अंत में ING आए, टू आए, ED आए, कुछ भी आ जाए, इस टाइप की चीजों को नहीं देखना है। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को, इस टाइप की चीजों को आपको देखना है। तो आपको फिलहाल अपना इस पे फोकस ना करके फोकस किसके पे करना था, फाइनाइट वर्ब पे। तो ये तो फाइनाइट वर्ब हुई और ये कैसे हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। तो आपको स्टार्टेड पे फोकस करना है। स्टार्टेड, शुड स्टार्ट की जगह क्या लिखना है, स्टार्टेड लिखना है। प्यारे बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन सब के बाद कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। एक बात और सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में लिखते चलना। देखो प्रैक्टिस क्यों कराई जाती है कि जब हम पढ़ाते हैं क्लास के अंदर तो वो सब बातें नहीं बता सकते हैं जो एक सेंटेंस के थ्रू ही बताई जा सकती है। तो मैं प्रैक्टिस इसलिए करवाता हूं क्योंकि सपोज करो कि 100 में से 80 चीजें मैंने क्या की,
आपको पेपर में उसमें बता दी, क्लास में बता दी, और 20 चीजें आपको मैं प्रैक्टिस में बता दूं, तो इसका मतलब हम 100% चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीशन मिल जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर। संडे को मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सही डायरेक्शन में आपको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। हम संडे को एक क्लास लेंगे 1 घंटे की, आधे घंटे की, उसके अंदर आपको सिर्फ ये बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम निकले हुए हैं, नोटिफिकेशन आए हुए हैं, कौन से नोटिफिकेशन के अंदर कौन सी कितनी वैकेंसी आई है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और साथ में उनके लिए पढ़ने की सही स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम आपको वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। बस आप संडे का वेट कीजिए, ठीक है। तब तक हम अपना आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। फिलहाल अभी ये देखना है एज मैं बोल रहा था कि जिस सेंटेंस में इफ आता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर आता है। अरे बताया था ना आपको, सर बताया था कब, जब सेंटेंस कैसा हो, इमेजिनरी हो। इमेजिनरी सेंटेंस में, काल्पनिक वाक्य में इफ के साथ सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा, वर आएगा। हाँ या ना, आपको सर बिल्कुल बताया था। जिसने नहीं पढ़ा इमेजिनरी पार्ट देख लेना, आपका कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 3 देख लेना। प्यारे बच्चों, इफ की जगह आपको एज इफ भी मिल सकता है। क्या कहा मैंने, इफ की जगह आपको एज इफ भी मिल सकता है, और कभी कभी वो वुड दैट भी लिख के दे देता है। क्या लिख के दे देता है, वुड दैट। वुड दैट का मतलब होता है काश। एज इफ का मतलब होता है मानो। एज इफ मानी मानो, ठीक है। ऐसे ही आई विश, ये 4 चीजों में से कोई भी एक चीज लिख सकता है। आई विश का मतलब मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, इस टाइप की बातें वो कर सकता है। ये 4 बातें मैंने बताई हैं, 2 सेंटेंस छोटे छोटे मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। एक बार लिख लो कि इफ भी हो सकता है तो भी काल्पनिक इमेजिनरी माना जाएगा, एज इफ आएगा तो भी इमेजिनरी माना जाएगा, वुड दैट से शुरू होगा तो भी इमेजिनरी मानेंगे, और आई विश से शुरू होगा तो भी इमेजिनरी मानेंगे। चारों बातें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, देखना ध्यान से। मैंने कहा इफ, या मैंने कहा ही meets me as if he is my friend। प्यारे बच्चों, सेंटेंस ये है, ऐसा सेंटेंस पेपर में आता है, बहुत बार आता है। कहता है वह मुझसे ऐसे मिलता है मानो मेरा दोस्त हो। वह मुझसे ऐसे मिलता है मानो, मान लो, कहता है मान लो है नहीं, मान लो, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो मानो तुम ही प्रधानमंत्री हो। कहता है मान लो, हो नहीं, ठीक है। तो कहता है कि he meets me as if he is my friend। कहता है जब भी, अब ये सेंटेंस एज इफ को देखते हैं आपके दिमाग में क्या है, आप क्या कहोगे, सर इमेजिनरी। इमेजिनरी सेंटेंस है तो इज की जगह क्या आएगा, वर आएगा। आप कहोगे सर ही के साथ वर, तो प्यारे बच्चों मैंने ये बताया था, काल्पनिक वाक्य के अंदर आपको इज या वाज या आर का यूज नहीं करना, या एम का यूज नहीं करना। एक ही शब्द बना है सबके लिए, क्या आप कहोगे सर वर। क्या बना है, वर बना है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसी का, कि भाई एज इफ तो चलो आ गया सर, ठीक है। अब आगे कैसे करें, जैसे मान लो मैंने कहा वुड दैट का मतलब होता है काश। वुड दैट, कहता काश आई वॉज रिच, काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वॉज रिच, कहता है काश मैं अमीर होता। तो प्यारे बच्चों यहां पर वुड दैट किस चीज को शो कर रहा है, इसको, ये काश को। काश का मतलब वो एक्चुअल में है या सोच रहा है, आप कहोगे सर सोच रहे हैं, तो वो रियलिटी हुई कि इमेजिनरी, आप कहोगे सर इमेजिनरी हुआ। इमेजिनरी हुआ तो वाज का यूज खत्म ही कर दो, तो किसका यूज करेंगे, वर का। जो आपको समझ में आ गया, आई हो चाहे ही हो चाहे यू हो, सबके साथ वर आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे एक सेंटेंस लास्ट देख लेते हैं इसी के ऊपर, फिर हम अगले वाले पॉइंट पर आ जाएंगे। सेंटेंस ये है, मैंने कहा एक जो बच गया था, आई विश। आई विश आई एम एन एक्टर, कहता मेरी इच्छा है कि मैं एक एक्टर हूं या बनूं, ठीक है। वुड दैट आई विश, कहता मेरी इच्छा है आई एम एन एक्टर। तो प्यारे बच्चों आई वर एन एक्टर, कहता काश मैं एक क्या होता, एक्टर होता, एन एक्टर, ठीक है। काश मैं एक एक्टर होता। तो ये जो है इस टाइप में आपको वर का ही यूज करना है। तो मैं आपसे कह दूं कि शी, तो शी के साथ मान लो यहाँ पे इज लगाऊं मैं, तो क्या आप बताओ क्या इज सही है, आप कहोगे सर नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए हमें किसका यूज करना है, वर का यूज करना। मतलब लिखी गई बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, प्यारे बच्चों फोर्थ सेंटेंस पे आ जाते हैं। फोर्थ सेंटेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं। एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही। द सीईओ, सीईओ देखो ये एब्रीवेशन है, एक वर्ड होता है एब्रीवेट करना, ABBREVIAT। एब्रीवेट का मतलब होता है संक्षिप्त रूप करना, शॉर्टन, उस चीज को छोटा करके लिखना। एब्रीवेशन सुना होगा आपने, तो एब्रीवेट करना ही क्या होता है, शॉर्ट करना, ठीक है, छोटा करके लिखना।
एज सुन एज द सीईओ, तो कोई भी पोस्ट है उससे पहले दी का यूज करते, लगा दिया, छोड़ो। एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, कहता है जो ही सीईओ जो है वो ऑफिस के अंदर घुसा, जो ही सीईओ ऑफिस में घुसा, द लीडर्स, जो लीडर्स थे, अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर। प्यारे बच्चों, मेन अपना जो है अभी फिलहाल अपना फोकस वो वर्ब के ऊपर, किसके ऊपर है? वर्ब के ऊपर है। तो इसमें कितनी वर्ब आई एक बार जल्दी से अंडरलाइन कराओ। आप कहोगे सर एक तो एंटर है, हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल सर। दूसरी आप कहोगे सर अप्रोच, आपने पहले कर दी। तीसरी सर आप कहोगे रिपोर्ट, आपने पहले ही लिख दी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि पूरा सेंटेंस जो है ये एक ही टेंस में होना चाहिए। एक ही टेंस में मतलब पास्ट में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि इसने पास्ट में लिख रखा है इसलिए हमें पता है। फ्यूचर का कोई जिक्र नहीं है, प्रेजेंट का कोई जिक्र नहीं है। तो आप कहोगे बताओ ये एंटर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म? आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस? आप कहोगे जी पास्ट, क्योंकि सेकंड फॉर्म सिर्फ किस में आती है? पास्ट टेंस में आती है। सेकंड फॉर्म किस में आती है? सिर्फ पास्ट टेंस में आती है। आगे देखो ये कौन सा ईडी लगा हुआ, ये कौन सी फॉर्म? आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म में तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट होगा। प्यारे बच्चों, थर्ड फॉर्म नहीं है, याद रखना। मैंने कहा था थर्ड फॉर्म अकेली कभी नहीं आती, इसलिए सेकंड फॉर्म ही मानना है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर वर्ब आती है तो सेकंड ही मानी जाती है, थर्ड नहीं मानी जाती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती है। फिर आपने देखा ये कौन सी फॉर्म? आप कहोगे सर फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? पास्ट में या प्रेजेंट में? आप कहो सर प्रेजेंट में आती है, पास्ट में तो नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा वाक्य तो किसमें? पास्ट में, और वो किसमें? प्रेजेंट में। इसका मतलब लिखी गई बात बिल्कुल गलत होगी। पूरा सेंटेंस जब आपका पास्ट में है तो एक चीज प्रेजेंट में कैसे आ सकती है? मेरी बात समझ में आई? तो कहता है जैसे ही सीईओ ऑफिस में घुसा तो सारे लोग उसके पास पहुंच गए, जितने भी यूनियन के जो लीडर्स थे वो सब उसके पास पहुंच गए और उन्होंने उसको उस जो मैटर था उसकी रिपोर्ट की, उसको बात बताई। तो जब देखो ये पहुंचा भी था और ये लोग भी इसके पास पहुंचे थे, तो रिपोर्ट भी जो की होगी वो उसी टाइम पे की होगी। आप होगी सर बिल्कुल सही बात है, जब पहुंचा था तभी रिपोर्ट की थी। तो मतलब ये भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म आएगी तो इसका मतलब इसको सेकंड करेंगे तो ये भी पास्ट हो जाएगी। मतलब सही सेंटेंस क्या होगा? रिपोर्टेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? रिपोर्टेड लिखेंगे। इतना समझ में आया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट। प्यारे बच्चों, टेंस को फिगर आउट करने का सबसे बेहतरीन वे और सबसे पहला जो तरीका है वो एक यही है कि तीनों के तीनों वर्ब्स किस में आने चाहिए? जो जितने भी वर्ब्स होते हैं उनको आप अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने के बाद आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भाई हमें अलग अलग दिखने लग जाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो कौन सी फॉर्म किस में है। एक दो बार में आप 100% उस चीज के बारे में अच्छे से पता लगा लोगे, एक्यूरेसी अच्छी बन जाएगी आपकी, और आप सही स्टिक तरीके से जल्दी टाइम को सेव करते हुए आप चीजों को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, थर्ड जो अगला जो सेंटेंस है उसको पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, देखना एक बार जल्दी से। तो इसका मतलब गलती किस पार्ट में थी? इसका मतलब गलती आपके डी पार्ट में थी, क्योंकि मैंने नो एरर नहीं लिख रखा। देखो तो डी पार्ट में मिस्टेक है, नो एरर नहीं है इस सेंटेंस में। तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें नो एरर ना लिख के दे, क्या पता, जरूरी थोड़ी ना हर सेंटेंस में नो एरर हो। वो लिख के दे तो दे, ना भी दे। बैंक के पेपर में 5 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं? 5 पार्ट। बैंक के पेपर में 5 आते हैं, ABCDE, और ई पे लिखता है नो एरर। तो सपोज करो बैंकिंग के पेपर में आया था, ई पे मैंने नो एरर लिख रखा है, लेकिन गलती का है डी पार्ट में, चौथे पार्ट में है। अगला जो सेंटेंस कहता है आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर। देखो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर जो वर्ड बना है एक वर्ब होते हैं कंप्यूट। क्या होता है? कंप्यूट करना। कंप्यूट का मतलब होता है गिनती करना, गणना करना, गिनती करना। ठीक है, करना, इसी को कंप्यूट कहते हैं। कंप्यूट इज अ वर्ब। कंप्यूट क्या है? एक वर्ब। इससे हमने एक नाउन बना दी कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब खेलने, गिनती करने वाला। जैसे मैंने कहा एक वर्ब होती है प्ले, क्या लिखा मैंने? प्ले, और प्ले से क्या बना दिया? प्लेयर। ऐसे मैंने रीड से क्या बना दिया? रीडर। ऐसे लीड से लीडर, समझ गए? तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक्ट से एक्टर बना दिया मैंने, मेक से मेकर बना दिया मैंने। तो प्यारे बच्चों सीधी बात ये है, आपको समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर से ही कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूटर, आपसे कोई कंप्यूटर का मीनिंग पूछे तो आप बता सकते हो गणना करना, और कंप्यूटर का मतलब गणना करने वाला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, एज सुन एज आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। ABCD में से कहता है मैं कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूं या कंप्यूटर खरीदूंगा। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जा रहा हूं, कर रहा हूं, खा रहा हूं, नहीं। इसका मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर की बात भी की जा सकती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से फ्यूचर की बातें भी की जा सकती है, प्यारे बच्चों याद रखना। तो सीधी बात, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। देखो प्यारे बच्चों, अब अपना देखो एक तो सेंटेंस देखो, ध्यान से सुनो। ये सब्जेक्ट आप कहोगे हाँ सर,
ये हेल्पिंग वर्ब, आप कहोगे हाँ सर। ये मेन वर्ब, हाँ जी। ये अपना ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों बात ये है, तो सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया। इसके बाद क्या आना चाहिए? आप कहोगे सर कंजंक्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन है? WH वर्ड, जो मैंने आपको पहले दूसरे सेंटेंस में बताया था, दूसरे सेंटेंस में। तो WH वर्ड जब आपका कंजंक्शन बनता है तो उसके बाद से फिर क्या आना चाहिए? उसके बाद से फिर से क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों सब्जेक्ट आप कहोगे सर बिल्कुल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आई? हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, फिर क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। नहीं है तो क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब आई। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट ये है और इसकी वर्ब ये है। अरे हाँ या ना? ये सब्जेक्ट है तो ये कौन है? वर्ब। ये सब्जेक्ट है तो ये कौन है? वर्ब। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये समझ में आया कि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। और वर्ब कैसी है? सिंगुलर। वर्ब कैसी है? सिंगुलर। ये मैंने आपको सबसे पहले पार्ट में, टेंस के सबसे पहले पार्ट में ये बात बताई थी कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन यहां तो काम उल्टा हो रहा है। क्या? कि सब्जेक्ट तो प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर। तो प्यारे बच्चों ऐसी गलती नहीं करना है। गलती क्या हो गई थी? इससे बेचारे से गलती हो गई थी कि यहां पर एस नहीं जोड़ना चाहिए था, इसको कम आना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट था, इजी था, लेकिन पता नहीं चलता जल्दी से। यही तो एरर आते हैं सीजीएल सीपी में। और भाई साहब क्या आएंगे एक बात हो, तो मैंने पूरे टेंस के अंदर पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको जो टेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो डाला है अभी इससे जस्ट पहले वाली क्लास में, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें लगभग 20 के आसपास एरर उसमें करवाए हैं। 7-8 एरर ये आपके पास मैंने ये करवाए हैं। इससे बाहर क्या आएगा बताओ? आप प्रैक्टिस तो करो कम से कम, आप ज्यादा मत पढ़ो, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, और बाकी जो प्रीवियस ईयर्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद कोई कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे पास आ जाओगे, सर ये समझ में नहीं आया, मैं आपको वो चीज समझाऊंगा। एक भी चीज आपको बाहर नहीं मिलेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यही तो बात आपको कहना चाहता हूं बार बार कि ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। कुछ बच्चे 2-4 इंग्लिश की ही 3-3 बुक लेके बैठ जाते हैं एक साथ, वो उनको एक नहीं पढ़ पाते, एक पेज नहीं पढ़ पाते। बताओ पूरी बुक कहां से पढ़ लेंगे वो लोग? प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहता हूं कि जब मेरे नोट्स कंप्लीट होंगे ना पूरी इंग्लिश के, तो आपको आप विश्वास करोगे कि आपके पास मैक्सिमम 50 पेज के नोट्स मिलेंगे। मैक्सिमम 50 पेज के नोट्स पूरी इंग्लिश के। अब बताओ 50 पेज को आप कितने समय में पढ़ सकते हो? और एक एक बुक के अंदर 500 पेज होते हैं, तो 500 पेज पढ़ना इजी है या 50 पेज पढ़ना इजी है? और वो भी आपके खुद के हाथ से लिखे हुए। तो प्लीज जब भी मेरी क्लास में आप बैठो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठो। बार बार ना तो आप वीडियो देख पाओगे ना आपके पास इतना टाइम होगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब क्लास में आओ तो अपने नोट्स को बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, उसको शुरू कर दो। पेन कॉपी लेके बैठा करो, लेट के मत देखा करो, आलस भी नहीं आएंगे। और जब आप लेट के देखोगे तो उस वीडियो को क्या पता बीच में छोड़ दो, और जब आप बैठ के देखोगे तो क्या पता दूसरी वीडियो भी देख लो, किसी और की वीडियो देखो। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी भी आती है, पढ़ने का मन भी करता है। लेटने से क्या होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए आपसे बस यही कहना चाहता हूं, जब भी पढ़ो तो किसी भी चीज को पढ़ो, चाहे साइंस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, किसी भी चीज को पढ़ो, आपको उसके नोट्स बना के और फिर पढ़ने, अच्छे से पढ़ने। पेपर की जो अनाउंसमेंट होगी हरियाणा के पेपर्स की आपके, या एसएससी एमटीएस की, या सीएचएसएल की, सीजीएल की, मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जल्दी से लास्ट देख लेते हैं। इसके बाद जो सेंटेंस है वो है मदर सेड सन हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। मदर सेड सन हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। कहता है कि मम्मी ने कहा कि बेटे क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? मम्मी ने कहा बेटे क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? तो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को पढ़ के आपको ये पता चल गया होगा कि इस सेंटेंस में कुछ गलती है कि नहीं है। आप कहोगे सर इस सेंटेंस में देखो ये कौन सी बात आई? पास्ट आई है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। और ये किस में आई? प्रेजेंट में। तो सेंटेंस सही हुआ गलत? तो आप कहोगे सर ये पास्ट तो ये पास्ट होना चाहिए, यहाँ पे हेड आना चाहिए, है ना? आपको लग रहा होगा। प्यारे बच्चों सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है, इस सेंटेंस के अंदर नो एरर है, यहाँ पे हेड नहीं आएगा। आप कहोगे सर ये कैसे मजाक हो गया? मजाक नहीं हुआ भाई। देखो सुनो, ये जो सेंटेंस है ये देखो ध्यान से, इसे कोमा के अंदर लिख रखा है, इसको किसी कंजंक्शन ने नहीं जोड़ रखा। क्या कहा मैंने? इस सेंटेंस को किसी कंजंक्शन ने नहीं जोड़ रखा। मतलब आपने जब नरेशन पढ़ी है, पढ़ी तो होंगे ना? हाँ डेफिनेटली। जब नरेशन, इससे नेक्स्ट टॉपिक अपना नरेशन होगा। जब नरेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि नरेशन ही क्यों पढ़ा रहा हूं और क्यों नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको हर चीज का वो लॉजिक दूंगा। तो यहाँ पर क्योंकि मेरी जो कंसाइंस है ये अलाउ नहीं करती कि मैं आपको टेंस के बाद नाउन पढ़ाऊं, फिर एडजेक्टिव पढ़ा दूं, फिर उसके बाद फिर आपका प्रीपोजिशन खत्म कर दिया, फिर क्वेश्चन टैग खत्म कर दिए, फिर नरेशन आ गया, नरेशन के बाद फिर एडवर्ब पढ़ा दी। ये जो लॉजिकल जो चीजें हैं ये इलॉजिकल हो जाती है, नॉनसेंस चीजें हो जाती है। तो चीजों को समझने के लिए एक चीजों को लिंक करना बड़ा जरूरी है। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो उसमें कंजंक्शन नहीं आया, कोमा आया है। ये देख लो भाई, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है कि इन्वर्टेड कोमाज क्लोज, इन्वर्टेड कोमाज शुरू। हाँ आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। इसका मतलब ये नरेशन में लिखा गया है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट नरेशन इसको इनडायरेक्ट बदलते तो दैट आता, फिर यहाँ पे हैव का हेड आता। आप कहोगे सर याद आ गया, और नहीं याद आया तो फिर उसको नरेशन में याद करेंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो
नरेशन में चेंज करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको चेंज मत करना जब तक ये कोमा में लिखी गई चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, कोमा में लिखी गई चीज इंपॉर्टेंट है, कोमा के साथ छेड़खानी नहीं करनी है प्यारे बच्चों, कोमा के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, टेंस के साथ नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, टेंस के साथ नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये एडवांस एरर का जो चैप्टर है ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करो आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी, थैंक यू।